चलिए देखिए, बढ़ जाइए। आज अगला न्यूमेरिकल देखें, समान आवृत्ति वाले, नोट करते जाएं प्रश्न को, जो प्रश्न है साथ में लिखते रहें। समान आवृत्ति वाली दो तरंगों, समान आवृत्ति वाली दो तरंगों के आयामों का अनुपात 4:3, 4:3 में है। इनके अध्यारोपण से उत्पन्न परिणामी तरंग की अधिकतम एवं न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि समान आवृत्ति वाली दो तरंगों के आयामों का अनुपात इतना है, इनके अध्यारोपण से उत्पन्न परिणामी तरंग की अधिकतम और न्यूनतम तीव्रता का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, आयाम का अनुपात दिया है, तीव्रता के अधिकतम और न्यूनतम का अनुपात पूछ रहा है। तो जो दिया, देखिए हल कैसे करना आपको। दिया है आयाम का अनुपात, मान लीजिए पहली तरंग की तीव्रता का आयाम क्या है, A1, और दूसरी तरंग की तीव्रता का आयाम क्या है, A2। तो दोनों के आयाम को हमने लिख लिया अनुपात के रूप में, यानी A1 बटा, और ये बराबर है किसके, 4/3 के। ये दिया है, आपको कुछ नहीं करना है, A2 का इधर गुणा कर दो, तो A1 की वैल्यू निकल के आएगी 4/A2। सही है जी, 4/3 A2। अब ध्यान देना, आपसे क्वेश्चन क्या करना है, परिणामी तरंग की अधिकतम, और तो अधिकतम तीव्रता का सूत्र होता है I मैक्सिमम, लिखते हैं, और मिनिमम को लिखते हैं I ऐसे, और इसका फॉर्मूला होता है A1 प्लस का होल स्क्वायर A1 माइनस, यही होता है सूत्र। ठीक है जी, देखो I मैक्सिमम अपान I मिनिमम, A1 का वैल्यू निकाले हो 4/3, लिखे हो ना,
तो A1 को रख दो 4/3 प्लस A2 हो गया जी। यहां भी A1 की वैल्यू रख दो 4/3 A2 माइनस, सही है, I मैक्सिमम अपॉन I मिनिमम बराबर A2 यहां भी है, देखो A2 यहां भी है ना, 3 का इधर गुणा कर दो तो 4 A2 और 3 A2 मिलके हो जाएंगे 7 A2 और बटे में हो जाएगा, सही है ना। देखो इसका इधर गुणा कर दोगे तो अंश जुड़ जाएंगे, बटा में क्या रहेगा 3, ठीक है। A2 है जी, A2, ठीक है। और पावर कितना है 2, सही है। फिर नीचे वाला भी ऐसे ही करना, 3 का इधर गुणा कर दो 3A2, 4A2 में से 3A2 घटा दो तो 1A2 आएगा, और 1A2 नहीं लिखा जाता, केवल क्या लिखा जाएगा A2, और नीचे क्या बचेगा 3, ये देखो, सही है। I मैक्सिमम अपॉन I मिनिमम बराबर स्क्वायर है ना, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा A2 का स्क्वायर बटे 3 का स्क्वायर, नीचे देखो A2 का और 3 का स्क्वायर 9, ध्यान देना A स्क्वायर बटा 9 और A स्क्वायर बटा कट जाएगा, तो बच आया क्या I मैक्सिमम बटे में I मिनिमम बराबर ऊपर आ गया कितना और नीचे हो गया, तो अधिकतम और न्यूनतम तीव्रता का जो अनुपात आ रहा है I मैक्सिमम अनुपात I मिनिमम बराबर 49 यही आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। समझ में आया सभी को ना, नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखें, करा यदि संपूर्ण प्रयोग, यदि संपूर्ण प्रयोग जल NW 4/3 में डुबो दिया जाए, डुबो दिया जाए जाए तो कोणीय चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये प्रश्न है। यदि संपूर्ण प्रयोग को जल में डुबा दिया जाए तो कोणीय चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा। संपूर्ण प्रयोग यहाँ पर किसकी बात हो रही है जानते हैं, द्विझिर्री प्रयोग का। द्विझिर्री प्रयोग जो आप पढ़े हैं, द्विस्लिट प्रयोग पढ़े हैं ना, यंग का द्विस्लिट प्रयोग, उसमें कह रहा है कि अगर पूरे प्रयोग को अगर हम जल में डुबा दें तो
फ्रिंज के कोणीय चौड़ाई पर क्या असर पड़ेगा। ठीक है, तो ध्यान रखिए, जब आप हल करेंगे तो लिखेंगे जल का अपवर्तनांक दिया है, जल का अपवर्तनांक, ठीक है, NW बराबर है 4 ये दिया है। इस जल में आपको पूरे प्रयोग को डुबा देना है। तो फ्रिंज की कोणीय चौड़ाई पर क्या असर पड़ेगा, तो प्रयोग को जल में डुबाने पर फ्रिंज की कोणीय चौड़ाई कितनी हो जाएगी, θ/NW। जितना कोण बनाएगा उस कोण में आप जल के अपवर्तनांक से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। अगर जल में नहीं डुबाया जा रहा, किसी अन्य द्रव में डुबाया जाएगा, तो उस द्रव के अपवर्तनांक से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। ठीक है, θ/NW, थीटा कोणीय चौड़ाई है और उस चौड़ाई में NW से भाग देंगे तो उसकी कोणीय चौड़ाई बढ़ेगी कि घटेगी, घटेगी, क्योंकि जब किसी राशि में भाग दिया जाता है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, कम होती है। ठीक है, तो जल में अगर डुबा देंगे तो फ्रिंज की कोणीय जो चौड़ाई होगी वो क्या होगी, कम होगी। इसीलिए देखिए NW से आप भाग दे रहे हैं। NW का मान है 4 तो क्या हो जाएगा 3/4, ये हो जाएगी उसकी कोणीय चौड़ाई। समझ में आई बात। कह रहा है कोणीय चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ा, तो कोणीय चौड़ाई इतना क्या हो जाएगी, परिवर्तित हो जाएगी। क्लियर, नोट कर लीजिए, यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, लिखा है 9I, बात ना करें, तथा 4I तीव्रता की दो तरंगों की परिणामी तीव्रता ज्ञात कीजिए। परिणामी तीव्रता ज्ञात कीजिए। जब तरंगें नंबर 1 कला संबद्ध और दूसरा कला असंबद्ध हो। ध्यान दीजिए, ये भी आपका प्रश्न सब पूछा हुआ पेपर में। 9I और 4I मतलब दो तरंगें हैं जिनकी तीव्रता इतनी और इतनी है। ठीक है, इन दोनों तरंगों की परिणामी तीव्रता आपको निकालनी है, लेकिन कंडीशन क्या है, जब दोनों तरंगे कला संबद्ध हो तब क्या होगा, और जब दोनों तरंगे कला असंबद्ध हो तब क्या होगा। ठीक है,
तो देखिए हल में जब आप हल करेंगे तो हल में पहला देखिएगा, जब दोनों तरंगे क्या हो, कला संबद्ध हो, ठीक है। कला संबद्ध का मतलब समझ रहे हैं? कला संबद्ध तरंग वो तरंग होती है जिनके काला में अंतर नियत हो और आवृत्ति समान हो, ठीक है। तो कालांतर नियत भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है, दोनों हो सकती है। या तो दोनों के कला में कोनो अंतर ना हो, या तो उनके बीच के कला में जो अंतर हो रहा हो नियत हो रहा हो, समय के साथ बदल न रहा हो, ठीक है, और आवृत्ति समान हो। तो ऐसे तरंगों को कला संबद्ध तरंग कहते हैं। और ऐसे तरंगों की जब परिणामी तीव्रता निकाली जाती है तो परिणामी तीव्रता, ध्यान देना इसको, I इक्वल टू हो जाएगा, ठीक है, I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 कास, यही होता है सूत्र ना परिणामी तीव्रता का। यहां देखो जो I1 है वो कितना है, 9I है। जो I2 है वो कितना है, प्लस 2 रूट I1 यानी 9I, I2 यानी 4I कास कालांतर 0। तो ये क्या हो गया, क्योंकि कला संबद्ध है तो या तो कला में अंतर 0 हो या तो कलांतर नियत हो, ठीक है। तो 0 के कंडीशन में कास 0 की वैल्यू हो जाएगी तो भाई 1 हो गया। अब देखो 9I और 4I प्लस 2, 9 चौके 36 और 36 का वर्गमूल 6, I गुणे I स्क्वायर और I स्क्वायर का वर्गमूल I तो 1 हो गया। देखिए 2 छके, दशमलव मत समझना, गुणा है 2 छके 12I, तो तीव्रता कितनी हुई, 25I। अगर दोनों तरंगें कला संबद्ध होगी तो उनकी परिणामी तीव्रता होगी 25I, ठीक है जी। लेकिन अगर दोनों तरंगें कला असंबद्ध होंगी, दूसरा यदि दोनों तरंगें कला असंबद्ध हो, तो जब दोनों तरंगें कला संबद्ध हो जाएंगी तो दोनों तरंगों के बीच जो कालांतर होगा ना वो 90 डिग्री हो जाएगा, 90 अंश पे चलेंगे, ठीक है। तो परिणामी तीव्रता क्या हो जाएगा, देखो तो परिणामी तीव्रता I इक्वल टू I1 प्लस रूट I1 I2 इंटू कास फाई, यही होता है ना। लेकिन यहां पर फाई क्या हो जाएगा, असंबद्ध है तो कला में अंतर 90 डिग्री हो जाएगा और कास 90 का मान 0। जब ये 0 तो ये पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना, तो हाई 0 हो गया। तो I इक्वल टू क्या बचा, I1 प्लस I1 की वैल्यू और I2 की वैल्यू कितना हुआ, 13I।
तो अगर तरंग कला असंबद्ध होगी तो परिणामी तीव्रता 13 आई आएगी, यानी न्यूनतम हो जाएगी। और यदि तरंगें कला संबद्ध होगी तो परिणामी तीव्रता 25 आई होगी, यानी अधिकतम हो जाएगी। समझ में आई बात? नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। चलो देखो इधर, दो तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात, दो तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात 1:9 है। यदि दोनों तरंगें व्यतिकरण करती हों, व्यतिकरण करती हो तो परिणामी तरंग की अधिकतम तथा न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न है। देखिए, पहला जो हम लोग प्रश्न पढ़े थे आज का, उसमें आयाम का अनुपात दे करके तीव्रताओं के अधिकतम और न्यूनतम का अनुपात पूछा है। इस प्रश्न में तीव्रताओं का अनुपात दे करके और अधिकतम और न्यूनतम तीव्रता का अनुपात पूछा है। समझ में आई बात? पहले वाला जो प्रश्न आप पढ़े हो आज, उसमें आयाम का अनुपात दिया है और अधिकतम तीव्रता और न्यूनतम तीव्रता का अनुपात पूछा है। इसमें दोनों तरंगों की अलग अलग तीव्रता का अनुपात दिया है और फिर इनके अध्यारोपण से जो परिणामी तरंग बनेगी उसके अधिकतम और न्यूनतम तीव्रता का अनुपात, यानी तीव्रता का ही दिया है अनुपात और अधिकतम न्यूनतम तीव्रता का अनुपात आपसे कह रहा है। समझ में आई बात? तो हल कैसे करोगे? देखो, हल में I1 बटा I2 ये दिया है 1/9, ऐसे दिया है। ठीक है जी। I1 को हम क्या लिखते हैं कि करड़ी में KA² लिखते हो ना भाई। देखो, I का फॉर्मूला होता है KA, ये लिखते हो ना I की वैल्यू, यही है ना। तो I1 के जगह लिखो KA1, I2 के जगह लिखो KA2, ऐसे लिख सकते हो। बराबर है 1 दोनों तरफ से K और K, दोनों पे 2 घात है। इन दोनों को एक ब्रैकेट में लिख करके पूरे पे 2 घात लिख सकते हो। और जब ये 2 घात हटाओगे तो ये आ जाएगा किसमें? करड़ी में।
करड़ी का मतलब वर्गमूल, एक का वर्गमूल एक होता है, 9 का वर्गमूल, यानी A1 और A2 का अनुपात मिल गया। दिया था तीव्रता का अनुपात, हमने आयाम का अनुपात निकाल लिया। समझ में आई बात? और जब आयाम का अनुपात मिल जाए तो पहला वाला क्वेश्चन जैसे किए हो ना वैसे ही हो जाएगा इसके बाद। तो इस तरह ये ध्यान रखना, फॉर्मूला आई की वैल्यू होती है के ए स्क्वायर, अगर I1 है तो के A1 स्क्वायर, I2 है तो के A2, आप इनके जगह ये रख सकते हैं। ठीक है, फिर आगे हल कर दीजिए ऐसे ही। A1 A2 की वैल्यू आ गई, यहां से A1 की वैल्यू निकालोगे तो A2 का इधर, तो A1 बराबर हो जाएगा 1/3। समझ में आ गया बात? यहां तक क्लियर है? अब आते हैं अधिकतम और न्यूनतम तीव्रता का अनुपात, यानी I मैक्सिमम बटा में होता है I मिनिमम, बराबर में होता है A1 प्लस A2 का बटा A1 माइनस n होता है। A1 की वैल्यू निकल गई, रख दो। I मैक्सिमम अपॉन I मिनिमम इक्वल टू 1/3 A2 प्लस A2 A1 1/3 A2 माइनस A2। हो गया जी? अब क्या करना, देखना ध्यान से। I मैक्सिमम अपॉन I मिनिमम बराबर, यहां इसको हल करना है। कैसे होगा? देखो 3 का इधर गुणा कर दो तो इधर होगा 1I2 A2 और 3 का यहां गुणा करोगे 3A2, तो 1A2 और 3A2 हो जाएगा 4A2। कितना हो जाएगा? और नीचे बटा में क्या रहेगा? 3। देखो गुणा हुआ है, देखना ध्यान से। 1/3 A2 प्लस A2 है, ऐसे आप क्या करोगे 3 का इधर गुणा करोगे तो हो जाएगा 1A2 प्लस 3A2। नीचे जो गुणा करोगे नीचे वो रहेगा, वो कहीं जाएगा नहीं। तो 1A2 और 3A2 हो गया और नीचे 3 है बटा, और इसके पूरे पे क्या घात है? हो गया। यहां देखो ऐसे ही इसको करो तो यहां पर क्या आ जाएगा? माइनस 1A2 माइनस 3A2 घट के क्या हो जाएगा? -2A2। तो -2 और नीचे 3 रहेगा। हो गया जी? देखो I मैक्सिमम I मिनिमम बराबर, ध्यान देना स्क्वायर करना हमें, 4 का स्क्वायर होगा A का स्क्वायर, A पे 4 हो गया। अच्छा हाँ 2 हो जी, सॉरी सर। तो ये हो जाएगा A स्क्वायर, देखो गलती से लिखा गया तो बदल गया था मान, A स्क्वायर हो गया A2 स्क्वायर, यहां भी रहेगा ना। ये हो गया बटे में 9, 3 का स्क्वायर बटा माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर A2 का, 3 का स्क्वायर 9। अब देखो A2 स्क्वायर बटा 9 A2 स्क्वायर बटा कट जाएगा, क्या आया जी? 16 बटा 4 1 4 चौके 4 बटा, आंसर क्या आया? 4:। ठीक है, ये आंसर आएगा इसका। क्लियर है ना सभी को? नोट करिए। चलो देखो अगला प्रश्न। ए बच्चा इधर देखो, 2 झिर्रियों के बीच की दूरी, 2 झिर्रियों
इसी को स्लीट कहते हैं, के बीच की दूरी 3 mm है। उन पर 6000 एंगस्ट्रॉन तरंग दैर्घ्य का प्रकाश लंबवत आपतित हो रहा है। आपतित हो रहा है। झिर्रियों से 1 मीटर की दूरी पर रखे हुए पर्दे पर फ्रिंजें बनती हैं। फर्स्ट, फ्रिंजों की चौड़ाई तथा सेकंड, केंद्रीय फ्रिंज से तीसरे दीप्त फ्रिंज की दूरी ज्ञात कीजिए। दूरी ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न है, ठीक है। हल देखिए इसका। आपको पता है झिर्रियों के बीच की दूरी जो होती है उसको किससे प्रदर्शित करते हैं? स्मॉल डी से। झिर्रियों के बीच की दूरी को स्मॉल डी से प्रदर्शित किया जाता है और वो स्मॉल डी दिया है कितना? 3 mm, मिलीमीटर। इसको मीटर में बदलेंगे। मिलीमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या करते हो? 1000 से भाग, ठीक है। 1000 से भाग देने का मतलब होता है 10⁻³ से गुणा। ये मीटर में बदल गया। तरंग दैर्घ्य दिया है लैम्डा 6000 एंगस्ट्रॉन। इसको मीटर में बदलोगे, एंगस्ट्रॉन की वैल्यू 10⁻3 जीरो इसमें जोड़ दोगे तो 6 × 10⁻7 हो जाएगा। ये हो गया किसमें? मीटर में। पर्दे की दूरी को किससे प्रदर्शित करते हैं? और कैपिटल डी का मान कितना है? 1 मीटर। ये सब दिया है। अब यहां पर पहला और दूसरा प्रश्न ध्यान देना। पहले प्रश्न में क्या निकालना है आपको? फ्रिंज की चौड़ाई W बराबर, फॉर्मूला क्या होता है? D λ/स्मॉल, यही होता है ना। फ्रिंज की चौड़ाई का सूत्र है। करना कुछ नहीं है, मान रख देना। D की वैल्यू है 1 मीटर, लैम्डा की वैल्यू है 6 × 10⁻, और स्मॉल d की वैल्यू है 3 × 10⁻³
3 से 6 कट जाएगा, 2 एकन्नम, तो W बराबर हो गया 2 गुणे 3 ऊपर जाएगा तो -7 + 3 हो जाएगा, यानी 2 गुणे 10 - 4 मीटर। ये हो जाएगी फ्रिंज की चौड़ाई। समझ में आ गई बात। दूसरा प्रश्न क्या पूछा है, तीसरे दीप्त फ्रिंज की दूरी। तो देखिए, तीसरे दीप्त फ्रिंज की दूरी x बराबर n d लैम्डा बाई स्मॉल ये होता है। तीसरा पूछ रहा है तो n की जगह क्या रख दोगे, 3। बाकी इतने को हल किए हो, देखो जितना आया है वो रख दो, अलग से हल करना ही नहीं है। 6 गुणे 10 पे माइनस, ये हो जाएगा दूसरे का हल। ठीक है, नोट कर लो। चलिए देखिए, आज का अगला क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, क्वेश्चन लिखते चले। पहला क्वेश्चन है आज का, करा यंग के दिक रेखा छिद्र दिक रेखा छिद्र प्रयोग में रेखा छिद्रों के बीच की दूरी 0.2 mm यानी मिलीमीटर तथा पर्दा 1.6 मीटर दूर रखा है। केंद्रीय दीप्त फ्रिंज तथा चौथी अदीप्त फ्रिंज की दूरी 1.8 सेंटीमीटर है। प्रयुक्त प्रकाश की तरंगदैर्घ्य ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है आपका। ठीक है, ध्यान से देखो। कह रहा है यंग के दिक रेखा छिद्र में रेखा छिद्रों के बीच की दूरी, दिक रेखा छिद्र ये पढ़े होंगे, डायग्राम भी आपको याद होगा। ऐसे दो रेखा छिद्र थे S1 और S2, है ना, और यहाँ पर एक पर्दा था। कह रहा है इन दोनों छिद्रों के बीच की दूरी इतनी है, स्मॉल d बीच की दूरी होती है दोनों के, और वो दूरी दिया है 0.2 mm यानी मिलीमीटर। ये इनके बीच की दूरी है। किसके बीच की, S1 और S2, यही दोनों छिद्र हैं, इसी को रेखा छिद्र कहा जाता है। ठीक है, इन छिद्रों से पर्दा जो है कैपिटल D बराबर 1.6
6 मीटर, इतने दूरी पर ये पर्दा है, ये ठीक है जी, रखा है। केंद्रीय दीप्त फ्रिंज, यहीं पर एक फ्रिंज जो बनता है उसी को हम बोलते हैं केंद्रीय दीप्त फ्रिंज। इसको बोलते हैं केंद्रीय दीप्त फ्रिंज। समझ में आई बात? तथा चौथी अदीप्त फ्रिंज, ये केंद्रीय दीप्त है, यहां से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा जो दीप्त बन रहा अदीप्त, ये चौथा कौन सा है? अदीप्त है। यहां पर ये चौथा नंबर है और ये है अदीप्त। तो केंद्रीय दीप्त से चौथे अदीप्त के बीच की जो दूरी है वो है 1 और इसको हम लिखते हैं x, और ये है 1.8 सेंटीमीटर। समझ में आ गई? प्रश्न कह रहा है तो बताइए जो प्रकाश यहाँ पर दीप्त अदीप्त बना रहा है उसका तरंगदैर्घ्य क्या होगा? वो तरंगदैर्घ्य हमें निकालनी है। समझ में आ गई बात? तो पहले जब हल करेंगे तो जो जो इसमें डाटा दिया है ना, पहले उसको लिखेंगे। दिया क्या है? झिर्रियों दिक् रेखा छिद्र के बीच की दूरी, दिक् रेखा छिद्र या छिद्रों के बीच की दूरी स्मॉल d बराबर 2 mm, मिलीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 1000 से भाग देंगे। 1000 के भाग देने का मतलब इसमें 10⁻³ से गुणा, ये मीटर में बदल गया। और क्या दिया? पर्दे की दूरी, पर्दे की दूरी कैपिटल D बराबर 1.6 मीटर में हो दिया ये। और क्या दिया है? केंद्रीय दीप्त से अदीप्त फ्रिंज की दूरी, ठीक है, केंद्रीय फ्रिंज से चौथी अदीप्त फ्रिंज की दूरी यानी x4, ठीक है, और वो बराबर है 1.8 सेंटी। तो इसको मीटर में बदलेंगे तो 100 से भाग देंगे, मीटर। इतना दिया है। आपसे क्या पूछ रहा है? प्रकाश का तरंगदैर्घ्य, प्रकाश का तरंगदैर्घ्य आपको निकालना है, लैम्डा की वैल्यू क्या होगी, ठीक है जी। प्रश्न समझो। सूत्र होता है x बराबर, ध्यान से सुनना, अदीप्त फ्रिंज की स्थिति अगर निकालनी है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, और दीप्त फ्रिंज की अगर स्थिति निकालनी है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है। अगर दीप्त फ्रिंज की स्थिति केंद्रीय फ्रिंज से निकालनी है तो फॉर्मूला होता है n लैम्डा कैपिटल D बाई स्मॉल d, ये दीप्त फ्रिंज के लिए है। अगर अदीप्त फ्रिंज का निकालना है तो ये फॉर्मूला नहीं लगेगा, उसके लिए लगेगा 1/2 ब्रैकेट में 2n-1 लैम्डा कैपिटल D बाई स्मॉल, ये सूत्र लगेगा। ये अदीप्त फ्रिंज की है, ठीक है, और हमें अदीप्त फ्रिंज के ही विषय में पूछ रहा है, चौथी अदीप्त फ्रिंज। तो अब आपको करना क्या है? चौथी की बात करनी है तो n बराबर क्या रखोगे जी? 4। तो यहाँ पे हो जाएगा x4, यहाँ हो जाएगा 1/2 ब्रैकेट में 2 n की जगह माइनस लैम्डा, और कैपिटल D का मान देख लो 6 बटे में है D स्मॉल, तो 0.2 इंटू 10⁻⁻, ऐसे सभी वैल्यू रख दिए। अब ध्यान देना, x4 की भी वैल्यू है, देखो कितना है जी? हो गया
1/2, ब्रैकेट में देखो 2 चौके 8, 8 में से गया तो 7 गुणे लैम्डा गुणे 1 बटे में 0.2 इंटू 10⁻⁻3। समझ में आ गई बात। अब देखना ध्यान से, 2 का 0.2 में गुणा कर लोगे तो 0.4 आएगा। ये 2 का गुणा 0.2 में करो, ये हर में है ना, तो हर का आपस में गुणा करोगे तो 0.4 आएगा। 0.4 का गुणा इधर कर लो, यानी नीचे वाले हर का गुणा इधर करो तो क्या हो जाएगा 1.8 गुणे हो गया 0. गुणे है 10⁻², अब फिर इसका भी गुणा करोगे तो 10⁻, ऐसे हो जाएगा। और इधर बचा अंश, 7 का 16 में गुणा कर लो, तो 7 का जब 16 में गुणा करोगे या तो ऐसे ही रहने दो या तो गुणा कर लेना। अब लैम्डा हमको निकालना है तो लैम्डा छोड़ करके इन सबको इधर भेज दो। जब इन सबको इधर भेजोगे तो क्या बचेगा, लैम्डा बराबर 1.8 गुणे 0.4 इंटू 10⁻⁵ -2 -3 जुड़ जाएगा, बटे में आ जाएगा 7 गुणे 1 अब इसी को हल कर लो। कैसे हल होगा देखो, ऊपर 0.4 है, 1 अंक के बाद दशमलव है, नीचे भी 1 अंक के बाद, दोनों का दशमलव हटा दो तो ये 4 हो जाएगा, और ये तो 4 चौके 4 हो गया। अब देखना, 4 को 2 से काट दो, 2 दूना, और इसको काट दो 0.9, यही आएगा ना 0.9, यानी ऊपर आ गया लैम्डा इक्वल टू 0.9 इंटू 10⁻⁻, और नीचे क्या बचा 7 दूना 14, ये आ गया जी। अब 0.9 में 14 से भाग देना है, तो कैसे भाग दोगे देख लो। 0.9 में 14 से भाग दे रहे हैं, क्या दशमलव लगा लिए, ये 9 है, 90 हो जाएगा। तो क्या लिखें बताइए, 14 का 90 में भाग दीजिए, 14 × 70, 14 छके 84, 6 आएगा, यहां लिख दोगे 90 हो गया, 84 कितना आया 6, फिर 60 हो जाएगा, 14 14 × 42, 14 चौको 56, 4 फिर आएगा, फिर वही आएगा, तो 0.44 करके आ रहा, सही है। तो 0.644 इंटू 10⁻⁵, लैम्डा इक्वल टू, दशमलव को 3 अंक आगे ले जाओगे इतना आ जाएगा, और 3 यहाँ पर माइनस, तो 10 पे -8। हाँ जी, हाँ कहा हो है, अरे हाँ 14 चौको 56, 4 40, तो 14 16 दून 28, 14 दून 28 आ जाएगा उसका। ठीक है जी, ये आ जाएगा तरंग दैर्घ्य, नोट कर लीजिए, नोट करिए। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन नोट करें। ए बच्चा बात नहीं, अगला क्वेश्चन है यंग के प्रयोग में, यंग के प्रयोग में दो स्लीटों के बीच की दूरी 0.4 mm है। प्रयुक्त प्रकाश की तरंग
धैर्य 6000 एंगस्ट्रॉन है। व्यतिकरण प्रारूप 100 सेंटीमीटर दूर रखे पर्दे पर देखा जाता है। केंद्रीय फ्रिंज से द्वितीयक अदीप्त एवं तृतीय दीप्त फ्रिंज की दूरी की गणना कीजिए। दूरी की गणना कीजिए। ठीक है, देखिए ठीक है। अभी हम इसके पहले वाले क्वेश्चन में बना दिए थे और सब में आपको हमने दर्शा दिया था कि स्लीटों के बीच की दूरी क्या होती है, पर्दे की दूरी क्या होती है, केंद्रीय दीप्त फ्रिंज से द्वितीय या प्रथम दीप्त की दूरी क्या होती है, सब कुछ उसमें दिखा दिया था हमने। यहाँ पे बस हम डाटा लिख रहे हैं। देखिए दोनों स्लीटों के बीच की दूरी को स्मॉल डी से प्रदर्शित करते हैं और वो है 0.4 mm। ये मिलीमीटर में है, मीटर में बदलेंगे तो 10 पे -3 से गुणा कर देंगे। ठीक है, मीटर में बदल जाएगा। पर्दे की दूरी दी गई है 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर यानी 1 मीटर। ठीक है, तरंगदैर्घ्य दिया गया 6000 एंगस्ट्रॉन है, यानी 6000 गुणे 10 पे -10, तीनों जीरो इसमें जोड़ देंगे तो 10 पे -7 मीटर हो जाएगा। समझ में आई बात? तो ये सब कुछ दिया हुआ है। अब आपको जो निकालना एकदम सीधे उस पे आते हैं। निकालना क्या है? केंद्रीय फ्रिंज से द्वितीयक अदीप्त। तो देखिए अदीप्त फ्रिंज की जो स्थिति होती है उसका फार्मूला हमने अभी इसके पहले भी लिखा था। x = 1/2 ब्रैकेट में 2n-1 लैम्डा कैपिटल D बाई। ठीक है, चूंकि ये कह रहा है कि द्वितीयक का मतलब n का मान क्या रखोगे? 2। n का मान 2 रख दो इसमें, तो x2 बराबर हो जाएगा 1/2 2 × 2 - 1 लैम्डा 6 × 10 पे -7 और कैपिटल D है 1 मीटर, स्मॉल d है 0.4 × 10⁻⁻। ये है, इसी को सॉल्व कर लो। x2 बराबर 2 दूना 4, 4 में से क्या 3, तो 1/2 हो गया 3 × 6, यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 6, 10 पे -7, 10 पे -3 ऊपर जाएगा, +3 जुड़ेगा इसमें तो 10 पे माइनस, नीचे अब बचा क्या 0.4, ये बचा। 2 से 6 कट गया 3 बार में, 3 3 का 9 हो गया, नीचे हो गया 0.4 × 10 पे माइनस, ऊपर नीचे 10 से गुणा कर दो ताकि नीचे दशमलव हट जाए। 4 से डिवाइड कर दो, 4 दूना 8, 1 10, फिर 4 दूना 8, ठीक है, 2 20, 4 बचे गुणे 10 पे माइनस मीटर, ये हो गया।
दूसरे अदीप्त फ्रिंज की स्थिति एक हो गया। फिर उसी में तृतीय दीप्त की भी पूछ रहा है। तो देखिए, दीप्त फ्रिंज की जब स्थिति निकालनी हो तो दीप्त फ्रिंज की स्थिति में देखो ध्यान से, फॉर्मूला होता है एक्स एन बराबर एन लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल। ये दीप्त फ्रिंज की स्थिति निकालने का सूत्र है। ठीक है, बात कर लो, क्योंकि मौका कहाँ मिलेगा। नहीं, हम इधर बताए, तुम लोगों ने अपने में चोंच लड़ावा है, यही करने आते हो। एक्स एन, अब देखो यहाँ पर एन की वैल्यू क्या रखना हमको, 3, क्योंकि तृतीय की बात हो रहा है। तो एक्स थ्री बराबर 3 लैम्डा का मान 6 गुणे 10 पे माइनस गुणे कैपिटल डी 1, स्मॉल डी है 0.4 इंटू 10⁻⁻, इसको भी हल कर लो। तो x3 बराबर 3 गुणे 6, यहां देखो भाई ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 10 पे आएगा माइनस बटे में 0.4, ऊपर नीचे 10 से गुणा करके दशमलव चाहो तो हटा सकते हो, 3 6 18, 10 से गुणा करोगे 180, नीचे दशमलव हट जाएगा 4 गुणे 10 पे माइनस। ठीक है, अब इससे इसको डिवाइड कर दो, 4 चौके 16, 2 20, 4 बचे गुणे 10 पे माइनस, तो तीसरे द्वितीय फ्रिंज की स्थिति ये आ जाएगी। ठीक है, नोट कर डालिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, शांत रहें। प्रश्न है, यंग के द्विझिर्री प्रयोग में स्लीटों के बीच की दूरी 0.4 mm है। प्रयुक्त प्रकाश की तरंगदैर्घ्य, प्रयुक्त प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 6000 एंगस्ट्रॉम है। 2.0 मीटर दूर रखे पर्दे पर व्यतिकरण प्रतिरूप में केंद्रीय फ्रिंज से पांचवी अदीप्त फ्रिंज की दूरी तथा फ्रिंज चौड़ाई ज्ञात कीजिए। फ्रिंज चौड़ाई ज्ञात कीजिए, ये प्रश्न है। ध्यान दीजिए,
कैसे इसको सॉल्व करना है। देखिए, झिर्रियों के बीच की दूरी यानी स्मॉल डी बराबर दिया है, यही दिया है। मीटर में बदलोगे 10⁻³ से गुणा कर दोगे। लैम्डा तरंग दैर्घ्य दिया है 6000 एंगस्ट्रॉम, इसको भी मीटर में बदलोगे 10⁻7 हो जाएगा। पर्दे की दूरी दी गई है डी 2 मीटर, ये सब दिया है। अब आपको दो चीज निकालनी है, एक पांचवी अदीप्त फ्रिंज की स्थिति बतानी है और फ्रिंज की दो क्वेश्चन है इसमें। तो देखिए, अदीप्त फ्रिंज निकालना है तो अदीप्त फ्रिंज की स्थिति, ठीक है, और इसकी स्थिति का सूत्र होता है xn हाफ 2n माइनस लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल। देखिए, याद हो जाएगा लिखते लिखते आपको सूत्र, ठीक है। कंजूसी करेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। पांचवी है तो n का मान क्या रखोगे, तो ये हो जाएगा x5 1/2, ये हो जाएगा 2 × 5 - 1 लैम्डा 6 × 10 पे माइनस, और डी का मान है 2, आ गया 2 बटे में स्मॉल डी, ये आ गया। देखो 2 से 6 कट जाएगा या 2 से 2 काट दो, आसान होगा, ठीक है। अब देखो 2 × 5 = 10, 10 में से गया 9, 9 का 6 में गुणा 54, ठीक है। -3 ऊपर जाएगा, इसमें जुड़ेगा तो 10 पे माइनस, नीचे बचा 0 पॉइंट, ऊपर नीचे 10 से गुणा करके दशमलव हटा दो, 540/4 गुणे 10 पे माइनस 4 से इसको डिवाइड करो, क्या आएगा 4 × 4 1 14, 4 × 3 12 2 20, 4 × 5 गुणे 10 पे माइनस, ये हो गया पांचवें अदीप्त फ्रिंज की स्थिति मीटर में। सही है। आप ऐसे भी लिख सकते हो, या तो 0.2 अंक आगे ले आकर के यहाँ 2 प्लस करके भी लिख सकते हो, ठीक है। ध्यान रहे, अगर नहीं आता है करने तो इतना तक जरूर कर देना। अब आते हैं फ्रिंज की, तो देखिए फ्रिंज की चौड़ाई, चौड़ाई का सूत्र बताएंगे, डी लैम्डा बटा, यही होता है फ्रिंज की चौड़ाई का सूत्र है ये। कुछ नहीं करना है, डी का मान 2, लैम्डा का मान 6 × 10 पे -7, और ये है 0.4 × 10⁻⁻, देखो 2 × 6 = 12, 0.4, ऊपर जाएगा तो 10 पे माइनस, ऊपर नीचे 10 से गुणा 120/4 गुणे 10 पे माइनस 4 × 3 = 12 30 गुणे 10 पे -4, 0 में जोड़ दोगे तो 3 × 10 पे माइनस मीटर, ये हो जाएगा फ्रिंज की चौड़ाई, ठीक है। नोट कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, बात ना करें, मान्यवर इधर देखिए। अगला क्वेश्चन है, यंग के द्विस्लिट प्रयोग में, कहा है जी, यंग के द्विस्लिट प्रयोग में पर्दे के किसी बिंदु पर पहुंचने वाली तरंगों का पथांतर λ/6 है।
इस बिंदु पर तीव्रता आई नॉट तथा तीव्रता आई नॉट तथा अधिकतम तीव्रता आई नॉट का अनुपात ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन कह क्या रहा है, हल कैसे करना है आपको देखिए ध्यान से। फराई अंक का जो द्विसलिट प्रयोग है, उस प्रयोग में पर्दे पर कोई बिंदु है, उस बिंदु पर पहुंचने वाली तरंगों के बीच पथांतर λ/6 है। ठीक है, तो उसी बिंदु पर तीव्रता आई और अधिकतम तीव्रता आई नॉट का अनुपात आपको बताना है। तो देखिए, तरंगों का व्यतिकरण कब होता है, जब कम से कम 2 तरंगें पहुंचेंगी। ठीक है, उसके लिए मान लेते हैं, माना तरंगों की जो तीव्रता है, ध्यान से सुनना, तरंगों की जो तीव्रता है I1 है और I2 है, और ये दोनों मान I' के क्या है, दोनों तरंगों की तीव्रता बराबर है आपस में। ठीक है, ये हमने मान लिया। ठीक है जी, अब देखो, आप पढ़े होंगे कलांतर फाई बराबर 2 पाई बाई लैम्डा इंटू पथांतर, पढ़े हो सूत्र ना। पथांतर कितना दिया है, लैम्डा बाई, तो 2 पाई बाई इंटू लैम्डा बाई 6 हो गया। लैम्डा से लैम्डा 2 से 6 कट गया, हो गया पाई बाई 3। पाई बाई 3 का मतलब 60 अंश। पाई का मान 180, 180 में 3 से भाग दे दोगे 60 हो जाएगा। यानी फाई का जो मान है वो निकल करके आ गया कितना, 60 अंश। तो परिणामी तीव्रता क्या होगी, तो परिणामी तीव्रता जब दोनों तरंगें एक दूसरे से अध्यारोपित करेंगी, तो परिणामी तीव्रता आई बराबर होता है I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 cos फाई, यही होता है ना। अब देखो, I1 को भी हमने I' माना है, I2 को भी I' माना है, I1 I' I2 भी I' और cos 30 60 हो गया जी। देखो I' 2 I' प्लस 2 I' का स्क्वायर हो जाएगा, करड़ी हट जाएगा, I' गुणे 60 का मान होता है 1/2, 2 से ये 2, तो 2 I' और I' 3 I', यानी I का मान आ गया 3 I'। अधिकतम तीव्रता के लिए अगर जब आप अधिकतम तीव्रता निकालते हो तो फाई कितना होना चाहिए, मैक्सिमम के लिए फाई का मान क्या होता है, 0, और न्यूनतम के लिए फाई का मान 90 होता है, मालूम है ना। तो चलिए देखिए, अधिकतम तीव्रता आई मैक्सिमम बराबर I1 प्लस 2 रूट इंटू cos फाई। ठीक है जी, I1 है I', I2 भी है I', यहां देखो I' और cos, इसका मान 1, I' 2 I', और ये भी हो जाएगा 2 I', हो जाएगा 4 I। मैक्सिमम जो तीव्रता है वो आ गया 4 I', और उस तरह इस पथांतर के आधार पे तीव्रता आ गई 3 I', दोनों का रेशियो। तो I बटा I मैक्सिमम पूछ रहा है, तो I का मान आया 3 I और इसका मान आया 4 I,
ये और ये, तो क्या आया, यानी 3 रेशियो, ये आंसर है। ठीक है, नोट कर लीजिए।